यूं तो इतिहास में हर छोटी से बड़ी बातों का लिखित प्रमाण आपको खोजबीन करने पर मिल ही जाएगा, चाहे वो मुगल से जुड़ी बातें हों या किसी हिंदू राजा से। इतिहास तो सबकी गवाही देता है। इतना कुछ अपने अंदर समेटने के बावजूद इतिहास ने भारत के 16 ऐसे महाजनपद को भुला दिया जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी था। तो चलिए ये काम कर देते हैं ताकि आप भारत के इतिहास से और अच्छे से जुड़ सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 16 भारत के महाजनपद जिन्हें भुला दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। प्राचीन भारतीय इतिहास में 6th सेंचुरी बीसी को एक महत्वपूर्ण बदलाव का कार्यकाल माना जाता है। शुरुआती तौर पर राज्यों नगरों में लोहे के बढ़ते इस्तेमाल और सिक्कों के इन्वेंशन से इस काल को जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन जैसी दार्शनिक विचारधाराओं का आगमन हुआ। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक जैसी नहीं है। लेकिन वज्जे, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम आमतौर पर मिल जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि इन सभी महाजनपदों का स्थान उस काल में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। महाशब्द का अर्थ है महान और विशाल, तथा जनपद वो क्षेत्र होते हैं जो किसी एक राजा के कब्जे में आते हैं। इस प्रकार एक राजा के कब्जे में आने वाले बड़े बड़े क्षेत्रों को महाजनपद कहा जाता है। महाजनपदों को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। दरअसल 1500 बीसी में जब वैदिक काल का शुरुआत हुआ था तो उस समय से लेकर 600 बीसी तक भारत की सामाजिक दशा में कुछ बदलाव नजर आए, जिस कारण छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े क्षेत्रों में तब्दील होने लगे और वैदिक के खत्म होने तक वे कबीले महाजनपदों में तब्दील हो चुके थे। इन महाजनपदों के पहचान का समय भारत 16 भागों में बटा हुआ था और इन 16 भागों को ही महाजनपद कहा जाता था। जिस तरह आज भारत 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, उसी तरह उस समय भारत 16 खंडों से मिलकर बना हुआ था। इन्हीं खंडों को महाजनपद कहा जाता था। ज्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गणगौर संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का शासन होता था। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं राजाओं से संबंधित थे। वज्जी संघ की तरह कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर कई राजा के शासन को लागू रखते थे। हालांकि स्रोतों के हिसाब से इन राज्यों के इतिहास को पूरी तरह नहीं लिखा जा सका, लेकिन तथ्यों से ऐसा साबित होता है कि ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक हर महाजनपद की एक राजधानी बनी रहती थी, जिसे आमतौर पर किले से घेरा जाता था। किले से बंद राजधानियों के रखरखाव और कड़ी सेना और नौकरशाही के लिए भारी धन की जरूरत होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी बीसी से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। इसमें राजा सहित आम लोगों के लिए भी नियमों का बंटवारा किया गया और ये उम्मीद की जाती थी कि शासक क्षत्रिय के वंश से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारियों से कर और भत्ता वसूल करना माना जाता था। इसके अलावा संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिनकी नियुक्ति किसान वर्ग से होती थी। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध 6ठी से 4ठी शताब्दी बीसी में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आपको बता दे कि आज का आधुनिक बिहार ही मगध कहलाता था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई सारे कारण बताते हैं। इसका पहला कारण यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पर लोहे और दूसरे खनिज पदार्थों के स्रोत भी उपलब्ध थे, जिससे उपकरण और हथियार बनाना काफी आसान होता था।
साथ ही गंगा और उसकी नदियों से यात्रा करना सस्ता और आसान होता था। लेकिन प्राचीन जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की परिसिद्धता का कारण अलग अलग शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के हिसाब से भीमभिषार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत जुनून से भरे शासक थे और उनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। शुरुआत में राजगाह का मगध की राजधानी थी। राजगाह का आधुनिक नाम राजगीर है, जो बिहार में स्थित है। ये मजेदार बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलाबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी बीसी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। यहाँ पर गंगा नदी को आने जाने के मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उनके पुत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग ही आज का उड़ीसा कहलाता है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने कई तरह के स्रोतों का उपयोग किया था। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं। विशेषता मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण और शामकालीन रचनाएं भी मूल्यवान साबित हुई हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनी द्वारा लिखा गया विवरण। वर्तमान समय में इसके कुछ ही अंश उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसके उपयोग आमतौर पर किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। संभावना है कि इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। सतह की मौर्य शासकों का उल्लेख परिवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि ये सभी सच्चाई और तथ्य बड़ी उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और संभव पर मिले अशोक के अभिलेख सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के जरिए से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के लिए आदर और सन्यासियों ब्राह्मणों के लिए उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और साथ ही दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर करना भी शामिल था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनैतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी तोसली और सवर्णगिरी। इन सभी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अगर हम इन अभिलेखों के बारे में बात करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे ही संदेश लिखे गए थे। इतने ही विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी, लेकिन इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि अब ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े अलग और तरह तरह प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। ये संभव है कि सबसे प्रधान प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले जरूरी व्यापारिक मार्गों पर केंद्रित थे, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आने जाने का मेल बना रहना बहुत जरूरी था। मेगस्थनीज ने अपने उन लेखों में सैनिक गतिविधियों के संचालक के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खानपान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का घुड़सवार, 5वीं का रथ चालकों और 6ठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व कई तरह का था। उपकरणों को धोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना और सैनिकों के देखभाल के लिए सेवकों और महाजन की बहाली करना था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।